नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की वीडियो बनाने का एक मात्र जो प्रयोजन है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसके बाद हम लोग ये क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो खास करके मैंने इसलिए बनाई है ताकि हम जो टेट परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनकी प्रकृति किस तरह की है और प्रश्नों का कठिनाई किस स्तर का है वो चीज़ें हम समझ सकें। दो सवाल हमारे सामने लिखे हुए हैं, उन सवालों को हम बारी बारी से देखेंगे कि ये सवाल किस तरह से हम हल करेंगे और इन्हीं सवालों के आधार पे हम ये अंदाज़ा भी लगाएंगे कि सवाल किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है मैं आपको इसको पढ़ के सुनाऊं एक बार ताकि ये और अधिक स्पष्ट हो जाए। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, तब उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। ये दो संख्याएं दिया हुआ है, बल्कि दो संख्याएं नहीं, उन संख्याओं के साथ कुछ संक्रिया करके और उनकी कंडीशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वो वीडियो देख लीजिए कि व्युत्क्रम क्या होता है और किस तरह से इसको हम करते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई है, तो लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमको ये सवाल करना है तो हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले हम मान लेते हैं माना संख्याएं x तथा y हैं। अब ये संख्याएं हमने मान लिया कि ये संख्याएं x तथा y हैं। अब हम इस कंडीशन पे आते हैं जो दिया हुआ है प्रश्न में कि क्या कंडीशन दे रहा है। तो कंडीशन ये है कि योगफल उनका 11 है और गुणनफल जो है 18 है। तो हम उसी के आधार पे यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे प्रश्नानुसार। एक लाइन यहाँ पे हम लिख देते हैं और फिर इसके बाद योग कितना है इनका, तो 11 है, यानी कि x प्लस वाई हमारा है 11। ये समीकरण नंबर 1। इसको हम एक छोटा सा इक्वेशन बना लेते हैं ताकि आसानी से हम इसको कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको इसको बताऊंगा वो करने के लिए। पहले पहला देखते हैं। और ये क्या दे रहा है, गुणनफल। तो गुणनफल कितना है, 18 है, यानी एक्स वाई बराबर है 18। अब पहले तरीके पे हम लोग काम करते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या होगा। तो पूछ रहा है कि उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम चूँकि संख्याएं हम मान ही चुके हैं कि संख्याएं x तथा y हैं, तो इनका हम व्युत्क्रम कर सकते हैं। x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और y का व्युत्क्रम होगा 1/y। ये योग करना है तो हमने यहाँ बीच में प्लस दे दिया। एलसीएम आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं, एक्स वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स। यानी इसको हम अपनी सुविधा अनुसार x प्लस वाई बटे एक्स वाई लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ, ये जो हम लोग पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पूर्ण संख्याओं के कुछ नियम थे, क्रम विनिमय नियम उसमें था। यानी यदि हम 2 में 4 जोड़ें या 4 में 2 जोड़ें, इनका स्थान आपस में बदल देते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो उसी के आधार पे हमने y प्लस एक्स यहाँ था तो उसको x प्लस वाई कर दिया। अब क्या है, समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई 11 है और एक्स वाई समीकरण 2 में कितना है, ये है 18। तो ये दोनों की वैल्यू हमने लिख दिया। चूँकि ये व्युत्क्रम पहले से हमने कर रखा है इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा 11/18। अब जो दूसरा तरीका है दोस्तों, उसके लिए भी हम बिल्कुल इसी तरह से हम मान लेते हैं कि संख्याएं x तथा y हैं और बिल्कुल उसी तरह से हम उसका इक्वेशन भी करेंगे, उसका समीकरण भी बना लेंगे। x प्लस वाई हमें पता है 11 है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसमें हम क्या करेंगे
कि उनको व्युत्क्रम, पहले विधि में हमने ये देखा था, पहला तरीका जो था तो संख्याओं का हमने व्युत्क्रम करके और उसकी वैल्यू रख दिया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम संख्याएं पता करेंगे कि संख्याएं है कौन। तो ये x + y 11 हो गया हमारा, और एक्स वाई यानी गुणनफल दे रहा है, तो ये हमारा है 18। ये अब यहाँ से y की वैल्यू हम ले लेते हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगी y = 18/x, ये मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारा है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हम y की वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर 2 से उठा के, यानी x + 18/x बराबर हो जाएगा 11। ये एलसीएम इसका हम ले लेंगे, x हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 18 बराबर ये हो जाएगा 11, यानी इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा x² + 18 बराबर 11x। हम पक्षांतर कर लेंगे इसको, यानी इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस ये -x होगा, क्योंकि इधर से ये इधर आएगा, दाहिने से बाएं आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x + 18 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए हम 18 को इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे कि उसको यदि ऐड किया जाए या घटाया जाए तो ये यहाँ 11x आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 9 दूना 18, बहुत सिंपल है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x² = 9x - 2x + 18 = 0। यहाँ से x हम कॉमन कर सकते हैं, तो x हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x - 9, और यहाँ पे -2 कॉमन हो सकता है, तो ये हो जाएगा x - 2 9 18। ये भी, ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम ये फिर से इसका हम कॉमन कर लेते हैं, x - 9, और ये दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x - 2। अब हम इसको आसानी से हम इसका जो है कि निकाल सकते हैं कि हमको पता चल गया कि ये संख्याएं 9 और 2 है। इसको मैं कर देता हूँ, x - 9 बराबर 0 है, यानी x हो जाएगा 9। अब यहाँ से चाहें तो हम ये x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में भी रख के आसानी से हम इसका निकाल सकते हैं कि ये संख्याएं कितना है। आराम से यहाँ पे हम 9 रख देंगे, यानी 11 में से 9 घट जाएगा 2। तो बहुत वहाँ हम लोग को नहीं जाना है, समय का भी ध्यान रखना है, इसलिए संख्याएं हमको पता चल गई कि संख्याएं 9 और 2 हैं। मैं इनको यहीं पे कर देता हूँ। अब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे, तो 9 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, और प्लस 2 का करेंगे तो 1/2। ठीक है, एलसीएम इसका 18 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 + 9, यानी 9 2 11 चूँकि व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा था इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। तो ये दूसरा तरीका भी अच्छा है, जो आपको सही लगे, जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वो तरीका लगा सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमको नंबर अधिक से अधिक, हमारा नंबर ऊंचा आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तरीका कोई भी हो जो हमारे लिए सूटेबल हो और जो हम जल्दी से कर सकें, वही तरीका हम लगाएंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनके ऑप्शन पता है कि विकल्प दिए हुए होते हैं, और उन विकल्पों को यदि ध्यान से देखा जाए तो बहुत संभव है कि आंसर हमारा वहीं पे मिल जाए और हमारा समय बर्बाद होने से बच जाए। कैसे, इसी सवाल पे देखते हैं। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। अब योगफल 11 है, चूँकि संख्याएं छोटी हैं, हम आसानी से अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि
संख्याएं छोटी हैं, यानी 11 से नीचे ही कोई भी संख्या, क्योंकि योगफल उनका कर रहे हैं तो 11 ही है, और गुणनफल कर रहे हैं यदि गुणनफल कर रहे हैं तो ये आ रहा है 18। यानी आसानी से हम समझ सकते हैं कि संख्याएं 9 और 2 हैं। तो यहीं से संख्याएं हमको पता चल जाएगी और जल्दी से हम ये संक्रिया करके और अपना आंसर ढूंढ के अपना समय बचा सकते हैं। आते हैं अब दूसरे सवाल पे। यहाँ क्या पूछ रहा है दोस्तों, जो अगला सवाल है उसको मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है बीचों बीच, क्योंकि इधर लिखा हुआ था पहले, लेकिन यहाँ कुछ भाग उसका कट जाता है, बाद में असुविधा होती है। सवाल पढ़ते हैं, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 हो तो इनमें से बड़ी भिन्न है। तो ये कुछ दो भिन्नों के बीच में कुछ गणितीय संक्रिया करके और दिया हुआ है कि ये कंडीशन है और इनमें से पूछ रहा है कि बड़ी भिन्न कौन है। तो इसके लिए हमें भिन्न पता करनी होगी, क्योंकि जब तक हम लोग भिन्न पता नहीं करेंगे तब तक ये नहीं बता सकते कि इनमें से बड़ी भिन्न कौन है। तो आइए करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग। माना भिन्न x तथा y, ये मान लिया हमने। अब जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके आधार पे वो कंडीशन अप्लाई करके हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद हल करेंगे उसको। तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा प्रश्न अनुसार, सॉरी इस मार्कर में कुछ गड़बड़ी है, इसी से कर देते हैं। प्रश्न अनुसार पहली कंडीशन है गुणनफल, यानी एक्स वाई बराबर है 14/15, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी कंडीशन उसकी दी हुई है भागफल, यानी भागफल का मतलब x/y दिया हुआ है 35/24। बहुत आसान सवाल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हम y की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं। y बराबर हो जाएगा 24x/35, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हमको अगला स्टेप यही करना है। ये इक्वेशन नंबर 2 से हम y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। करते हैं इसको, तो यहाँ y की जगह पे हम लोग ये वैल्यू रख देंगे। पहले ये हो जाएगा x × 24x/35 बराबर 14/15। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24x² × 15 बराबर हो जाएगा 14/35। केवल x² हम लोग लिखेंगे, x² 14/35/24 × 15। इसको कटा लेते हैं दोस्तों। तो 5 तिहाई 15, 5 सते 35 और ये 2 बराई 24, 2 सते 14, यानी ये आ गया 49/36। x² इक्वल्स आया है हमारा 49/36। इसको यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा, यहाँ समझ में आएगा हमें। 49/36 केवल x बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट चले जाएंगे दोनों। ये हो जाएगा 7/, ये 35 लिख दिया, सॉरी 36 है, 7/6। यानी हमको पहली भिन्न पता चल गई, वो है 7/6। अब हमको दूसरी भिन्न पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें पता है, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यानी 7y हो जाएगा बटे 6 बराबर हो जाएगा 14/15। इधर गुणा इसका हम लोग करेंगे 7y × 15 बराबर हो जाएगा 14/6। y बराबर बस लिखते हैं हम लोग, y बराबर ये हो जाएगा 14/6/7 × 15,
7 के साथ 7 दूना 14, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी ऊपर 2 दूना 4, 4/5। तो दोस्तों ये दूसरी भिन्न हमको पता चल गई 4/5। अब पहली भिन्न हमारी है 7/6 और दूसरी भिन्न हमारी है 4/5। अब इन दोनों भिन्नों के बीच में हम तुलना करके ये बता सकते हैं कि इनमें से बड़ी भिन्न कौन है। तुलना करना बहुत ही आसान है, इसमें बहुत हमको वो करने की जरूरत नहीं है, यही कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम लोग 7/6, लिख देते हैं 4/5। बहुत आसान है, एलसीएम ले लेंगे 30 हो जाएगा। अब इनके दोनों को हरों को हम 30 बना सकते हैं। जब हम हर समान कर लेंगे तो अंशों की तुलना करके बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, चाहे तो आप ये देख सकते हैं संख्याओं के अंतर्गत। तो इसके लिए 6×5 हो गया, ऊपर भी हमको 5 से करना पड़ेगा ताकि भिन्न का मान अप्रभावित रहे। और ये हो जाएगा 4×6, 5×6, इस तरह से ये हो जाएगा 35/30 और ये हो जाएगा 24/30। अब ये आसानी से हम लोग बता सकते हैं क्योंकि हर हमारे बराबर दोनों हो गए। तो ये 35/24 से चूंकि बड़ा है, यानी कि 7/6 जो भिन्न है वो बड़ी भिन्न होगी और हमारा आंसर भी होगा ये बी वाला 7/6। आइए देखते हैं अब अगला सवाल क्या है। दोस्तों आगे के जो 2 सवाल हैं वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख रखे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये इस तरह के प्रश्न कैसे हल करेंगे हम। तो जो इसमें से तीसरा सवाल है, और ध्यान आप दीजिएगा कि ये जो प्रश्न है ये 2016 की टेट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। हमारा इनको देखने का मकसद बस यही है कि हम प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकें। निम्नांकित में कौन सबसे बड़ी संख्या है। अब ये कुछ भिन्न दे दिया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। भिन्नों की तुलना के लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके देख सकते हैं। जो ये प्रश्न है इसको करने के लिए यदि बस 2 भिन्नों के बीच तुलना होती तो उसका एक अलग से नियम मैंने बताया हुआ है इसी वीडियो में, वहाँ जाके डिटेल से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो दूसरा नियम है वो प्रयोग करेंगे। और आप ये जानते हैं, मैं एक चीज़ आपसे कहूँ कि फैक्चुअल नॉलेज आपके पास बहुत है, बस हम करते क्या हैं कि यूँ कहें कि जो रेगुलरिटी हमारी भंग हो जाती है या रोज़मर्रा के जो काम हैं इस तरह से हम रेगुलरिटी बना नहीं पाते हैं और इस तरह की परीक्षाओं में हमको असफलता हाथ लगती है। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का मंतव्य यही है कि हम उन चीज़ों को तरोताज़ा कर लेंगे जो हम भूल चुके हैं। तो इनको करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इनके जो सारे भिन्न हैं, इनका जो हर हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे और फिर इसके बाद इनके हरों को हम बराबर कर देंगे और अंशों की तुलना करके ये हम बता सकते हैं कि इसमें से ये जो भिन्न दी गई हैं इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं सबसे पहले इन सारी भिन्नों के हरों का। यहाँ लिख देते हैं हम लोग हल। तो ये सवाल तो लिखा ही है, फिर इससे दोबारा इसको हम करने की आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं। 2, 3, 6 और 7 का हमको एलसीएम लेना होगा। 2, 3, 6 और 7, ये 1×2, 1×3, 1×2×3, 1×7, ये एलसीएम हमारा हो जाएगा। ये चीज़ें भी हम कर चुके हैं, किसी कारणवश यदि प्रैक्टिस छूट गई है तो मैं इसीलिए इसको क्रमवार बता रहा हूँ। तो एलसीएम इसका लेने के लिए हमको यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले तो एलसीएम के लिए हम देखते हैं कि किस लाइन में सबसे ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड है किस संख्या के। जैसे 2 सबसे ज़्यादा जिस लाइन में होगा वो हम ले लेंगे। यहाँ 3 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ भी 2 है, ये भी 2 है, 1, 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, यानी ये हो गया 4 to 2। ये एक लिखने का एक मकसद है, ये मेरी आदत पड़ी हुई है, इसकी वजह से भी मैं लिख देता हूँ। एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई इसका मतलब है, लेकिन जब हम एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं,
तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनमें कॉमन नहीं मिल पाते, क्योंकि HCF में हम कॉमन अभाज्य गुणनखंड ही नीचे लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं। तो वैसी स्थिति में एक सब में कॉमन होता है और उस स्थिति में हमारा HCF 1 आता है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है सॉरी। तो ये आ गया इनका जो लघुत्तम समापवर्ती है वो आ गया 42। अब इनको हम बारी बारी से लिख के और इन सब का हर हम 42 कर लेते हैं। तो ये है 3/2, यानी इसमें हम किससे गुणा करें कि ये 42 हो जाए, तो 21 से हम करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। जो दूसरी भिन्न है वो है 4/3, यानी कि इसमें हम 14 से गुणा करेंगे। नीचे ऊपर दोनों गुणा करना पड़ता है हमको, आप जानते हैं कि ये जब एक ही संख्या से नीचे ऊपर हम अंश और हर में गुणा करेंगे तो भिन्न का मान अपरिवर्तित रहेगा। और ये है 5/6, यानी कि इसमें 7 से गुणा करेंगे, ऊपर भी गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 9/7, यानी इसमें हम गुणा करेंगे 6 से। इसका हम गुणा कर लेते हैं ऊपर, तो 3 1 के 3, 3 दूना 6, 63/21 दूना 42, ये पहली भिन्न है। 14 चौके 56 और 14 तियाँ 42, 5 सते 35 और 6 सते 42, 9 छक्का 54 और 7 छक्का 42। दोस्तों अब इन भिन्नों के हर बराबर हैं। अब अंशों की तुलना करके हम बता सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। हम आसानी से देख सकते हैं कि अंशों में 63 जो है सबसे बड़ा है, यानी कि जो 3/2 भिन्न है वो इनमें से दी हुई भिन्नें जो है सबसे बड़ी भिन्न है, यानी कि हमारा आंसर वही होगा। चौथा सवाल मैंने लिख रखा है, ये 2016 की ही टेट परीक्षा में पूछा गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप लोग परिचित हैं, ये है 2। और इन संख्याओं के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया हुआ है उसमें, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो इसमें हमें बहुत ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5वां सवाल है, और ध्यान रहे दोस्तों, ये जितने भी सवाल पूछे गए हैं ये बस 2016 की टेट परीक्षा में ही पूछे गए हैं। अब आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संख्याओं के पोर्शन से 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं टेट की परीक्षा में। इसलिए ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि संख्याएं जो है, जो पोर्शन है, जो भाग है, वो कितना महत्वपूर्ण है। सवाल पे आते हैं। यहाँ दे रहा है ये बॉक्स में मैंने कुछ ऑप्शंस लिख रखे हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल सवाल हम देखते हैं कि क्या है। दे रहा है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, तब ये गुणज होंगे। अब क्रमागत गुणज, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। क्रमागत गुणज यानी साधारण शब्दों में हम लोग कहें तो पहाड़ा टेबल, 3 की टेबल है और कितने हैं ये गुणज? 3 हैं। इन गुणज संख्याओं का योग कितना दे रहा है? 99 दे रहा है, और पूछ रहा है कि ये गुणज कौन होंगे। तो जो हम लोग जैसे पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, तो ये 3 के ही पहाड़े में आते हैं। क्रमागत गुणज यानी 3 के ही ये पहाड़े में आते हैं। गुणज है, पहाड़ा एक तरह से गुणज ही है, हम सभी जानते हैं। अब ये गुणज हम मान लेते हैं क्या होंगे, हमको तो गुणज x ही मानना होगा। संख्या तो दे दिया है 3 के हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसका नहीं दे रहा है। हम फ्रीक्वेंसी x मान के और 3 गुणज 3 के बनाते हैं। तो पहला गुणज हो जाएगा 3x। अब जो दूसरा गुणज होगा, चूँकि योग है, ये योग है इसलिए हम प्लस करते जाएंगे। दूसरा गुणज हो जाएगा 3 × x + 1, क्योंकि अगला एक ज़्यादा होता है इसलिए x + 1 हमको करना पड़ेगा। और तीसरा गुणज यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 3 × x + 2। और ये प्रश्न के अनुसार, ये प्रश्नानुसार दे रहा है कि इनका योग कितना है, तो योग हमने इनको कर दिया। योग कितना है इनका? तो इनका योग 99 है।
अब इसको तोड़ देते हैं हम लोग इजीली। ये हो जाएगा 3x प्लस 3 और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 = 99। जोड़ लेते हैं 3x 3 बार आया यानी ये 9x हो जाएगा प्लस 3 और 6 9, ये बराबर हो जाएगा 99 के, यानी 9x इक्वल्स हो जाएगा 99 ऋण 9। ये जगह ज़्यादा ले रहा है, इसको हम 60 में करते हैं तो ये हो जाएगा 90, यानी x बराबर हो जाएगा 90 बटे 9 यानी 10। x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब आसानी से ये जो 3 गुणज हमने लिखे हुए हैं इनमें हम 10 से गुणा करके आसानी से तीनों गुणज निकाल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 3x, पहला गुणज है 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10, यानी पहला गुणज हो जाएगा 10 तिहाई 30। दूसरा गुणज हमारा क्या है 3x प्लस 1, यानी इसको करने के लिए हमें 3x की जगह 10 लिखा हमने और ये हो गया 1, यानी ये 3 गुणे 11 यानी 33। तीसरा गुणज हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2, 3x की जगह 10 लिखेंगे 10 धन 2 यानी कि 12 हो जाएगा, 12 तिया 36। अब हमको तीनों गुणज मिल चुके हैं 30 33 36, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों हमने ये किस लिए लिखा था, ये बॉक्स मैंने बना के रखा हुआ है। ये जिस वजह से मैं लिखा हूँ, मैंने कहा था कि इस पे बात करेंगे। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी सवाल पूछे जाएं हमें ये चाहिए कि उनके जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों पे हम ध्यान दें। कई बार ऐसा होता है कि विकल्पों को देख के जो उत्तर होता है उसका हम अनुमान लगा लेते हैं और हमारा समय बच जाता है और आगे के सवाल में उस समय का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो इस सवाल में कंडीशंस दी गई हैं उसके आधार पे इन विकल्पों को यदि हम देखें तो ये बोल रहा है कि 3 की 3 क्रमागत, यानी 3 की 3 क्रमागत है। ये 24 33 42, यानी हम इसको देख रहे हैं कि ये क्रम से नहीं आ रहा है, यानी 3 का हमको इसमें बढ़ोतरी चाहिए लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही, इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। दूसरा 32 33 34, तो ये 3 के पहाड़े के अनुसार नहीं है, 3 के क्रमागत गुणज के अनुसार ये नहीं है, इसलिए ये विकल्प भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो तीसरा है 30 33 और 36, इसको हम लोग देखें तो 3 के ही ये क्रमागत गुणज हैं और इनका यदि हम योग कर लें तो ये हमारा हो जाएगा कितना 3 और 6 9, 3 3 6 3 9, इनका योग करने के बाद 99 मिल जाता है। ये सवाल के अंदर भी है तो हम आसानी से यहीं से ये आंसर हमको मिल जाएगा कि ये 99 हो जाएगा, यानी विकल्प सी सही है। इसलिए हमको सवाल को भी ध्यान से पढ़ना है और उसके जो विकल्प दिए गए हैं उसको भी हमको ध्यान से देखना है। अब आइए 2 सवाल और हैं उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों जो छठा और 7वां सवाल पूछा था संख्याओं के पोर्शन से, यहाँ पे उन दोनों सवालों को मैंने लिख रखा है। अब आइए देखते हैं कि इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे। ये दे रहा है कि यदि √3 - 1 बटे √3 + 1 बराबर a + b √3 हो तो a तथा b का मान क्या होगा। अब इसको करने के लिए हमको यहाँ पे अब सर्व समीकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा आपसे। मैं जानता हूँ आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और उसमें पूरे मनोयोग से लगे होंगे। दोस्तों हम तैयारी कैसे करते हैं, मैंने भी ये परीक्षा दिया है और अच्छे नंबरों से पास किया। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तैयारी हम कैसे करें, हमारे दिमाग में हमेशा ये बात उठती है। इसके लिए मैं जो आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो भी तैयारी करेंगे वो क्रमिक करें।
जैसे हम गाइड ले लेते हैं, तमाम अच्छे अच्छे प्रकाशनों की गाइड भी मिलती हैं और उनसे हमको मदद भी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ क्रमिक अध्ययन करने का मतलब यह है कि कक्षा 6, 7, 8 की जो NCERT की बुक्स हैं उनका यदि हमने गहन अध्ययन कर लिया, भली भांति अध्ययन कर लिया, तो इस तरह के जो सवाल हैं उनको करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं बार बार आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप इसी तरह का एक आधार बना के चले किताबों का, क्योंकि एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि जो हमारा परीक्षा नियामक बोर्ड है वो अध्यापकों को रखने जा रहा है जो 5 से लेके 8 तक के अध्यापक होंगे, प्राथमिक स्तर के और उच्च प्राथमिक स्तर के मिला करके, तो वो उसी तरह के प्रश्न शामिल करता है जिससे कि वो परख सके हमें कि हम उस लायक हैं कि नहीं, हम उन बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो, चूँकि हम सभी जानते हैं कि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं गणित के पोर्शन से, तो 30 प्रश्न में ही आप ये मान के चलिए कि एक प्रश्न के अंतर्गत ही वो कई अवधारणाएँ आपकी जान लेना चाहता है बोर्ड। कई चीज़ों के बारे में वो आपको एक ही प्रश्न में पूछ लेगा। जैसे पीछे के सवाल भी हमने किए होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि भिन्न दी हुई है तो भिन्न भी पता करना है और उनका गुणात्मक प्रतिलोम भी पता करना है। इसलिए हमको अपनी तैयारी पूरे क्रमबद्धता से करनी है, न कि इधर उधर की चीज़ें हमने पढ़ लिया और इसका हमको खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि हमारे परीक्षा में नंबर कम आएंगे। तो देखते हैं यहाँ सर समीकरणों का यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसी का हम यूज़ करके और यहाँ पे ये सवाल हल करेंगे। a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का भी यहाँ पे यूज़ हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। थ्री माइनस 1 √3 + 1। अब इसमें हम गुणा कर देंगे, गुणे √3 - 1 से, और नीचे ऊपर दोनों हम लोग गुणा कर देते हैं √3 - 1 से। ये हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 2 बार है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा √3 - 1 का होल स्क्वायर बटे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। देख रहे हैं कि a प्लस बी, a माइनस बी, 3 + √3 + 1 √3 - 1, यानी कि इसको हम कर देंगे √3 ये -1 का स्क्वायर। इसको हम लोग तोड़ देंगे तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये हो जाएगा -3 + 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2a, तो √3 - 1 है और b 1 है, तो b 2 से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा वो 2 ही हो जाएगा √3। ये नीचे वाला हो जाएगा, ये हमारा बाहर निकल आएगा 3 - 1। ये देख रहे हैं हमारा हो जाएगा 3 + 1 - 2 √3, ये नीचे का हमारा 2 हो गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं, ये जोड़ देंगे इसको तो 4 - 2 √3 बटे 2। अब यहाँ से हम बता सकते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ तुलना करके हम बता सकते हैं, इसको हम लिख ही देते हैं 4/2 - 2 √3 2, यानी 2 से हम इसमें गुणा कर ये इसको हम कटाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2 दूना 4
और ये भी कट जाएगा यानी 1, यानी a की वैल्यू 2 हो गया और b की वैल्यू हमारा हो जाएगा -1। a बराबर 2, b बराबर -1। तो यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों अगला सवाल जो है ये दे रहा है -3/√3 -√2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसको हल करने के लिए बहुत आसान है। हम पहले लिख लेते हैं इसको -3/√3 -√2। तो गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक शब्द में यदि हम कहें तो अंश की जगह हर लिख देते हैं और हर की जगह अंश को लिख देते हैं। इसका हम प्रतिलोम कर देंगे, ये होगा √3 -√2/-3। अब इसमें हम गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, √3 + √2 से इसमें हम गुणा कर देंगे। ये हमने गुणा कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देख रहे हैं ये a² - b² के रूप में ये हो गया, a - b a + b। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर बटे -3 √3 + √2। इसको लिखा जा सकता है 3 - 2, आप जानते हैं -3 √3 + √2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1, ये माइनस होगा √3 + √2। यही हमारा ये आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आपके कोई सुझाव है या आप किसी टॉपिक पे कुछ चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी मैं ला सकूँ आपके सामने। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे की वीडियो है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने देखा था गणित के, उसमें संख्याओं के बाद आता है एलसीएम और एचसीएफ। तो वो बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है, लेकिन इससे भी प्रश्न 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। एक तो कंपलसरी आता ही है, लगभग जो मैंने देखा है अपने स्तर से, कभी कभी 2 प्रश्न भी एलसीएम एचसीएफ से पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। खास करके भिन्न संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ के बारे में ही पूछा जाता है। इस तरह से नहीं कि 2, 4, 6, 8 दे दिया और उसका एलसीएम पूछ लिया, इस तरह से नहीं होता है। अक्सर कुछ घुमा के ही वो जानना चाहते हैं कि आप की और हमारी कितनी समझ है। तो आगे की जो मैं वीडियो लाऊंगा, आगे की क्लास लाऊंगा, वो एलसीएम एचसीएफ के लिए होगा। और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।